So what were the result of this emergency? Let's read in this paragraph. कहता है सरकार के इस फैसले के विरोध आंदोलन रुक गया। जो आंदोलन जयप्रकाश नारायण और नॉन कांग्रेसी पार्टियों के द्वारा चलाया गया था, अब उसके ऊपर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया, मतलब चारों तरफ चुप्पी छा गई, क्योंकि अब बड़ी बड़ी पार्टी के लीडर जो थे वो जेल में थे। आपातकालीन या इमरजेंसी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज देयर कि नाउ द मीडिया एंड न्यूज़पेपर दे कैन नॉट प्रिंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इट मीन्स एवरीथिंग बिफोर to print anything into the newspaper it should be censored by the government। इसे प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया गया था। ये अगर कुछ भी छापने से पहले आप सरकार से अनुमति लेंगे उसके छापने की। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जो आज एक बहुत ही मेन ऑर्गेनाइजेशन मानी जा रही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो RSS बोला जाता है, और अंडरलाइन कर लीजिए ये दो बड़े नाम थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन हड़ताल की भी अनुमति नहीं दी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। अब लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कर्टेल कर लिए गए थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था। अब उनके पास यह भी अधिकार नहीं था कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी तरीके से हनन किए जाते हैं तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ये भी पावर नहीं थी। सरकार ने निवारक नज़रबंद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। निवारक नज़रबंदी एक याचिका है, एक पिटीशन है जिसका कि सरकार ने इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता था कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका के लिए गिरफ्तार किया जाता था कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। मतलब अपराध होने के बाद नहीं, अपराध होने की स्थिति में, यानी कि अपराध हो सकता है इस स्थिति में लोगों को जो था वो गिरफ्तार किया जा रहा था। सरकार ने आपातकालीन के दौरान निवारक नज़रबंदियाँ अधिनियमों का बड़े प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबिस कॉर्पस, एक पिटीशन होती है, याचिका जिसको पिटीशन बोलते हैं, हैबिस कॉर्पस, उसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। ऐसा दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि उसको किस जुर्म के अंदर बंदी बनाया जाता है, और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो भी नज़दीकी कोर्ट होती है वहाँ पर उसको पेश किया जाता है। तो अब लोग जो थे वो इसका भी सहारा नहीं ले पा रहे थे। गिरफ्तार लोग अथवा उनके पक्ष से किन्हीं ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। लोग पूछ रहे थे कि उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है। यानी कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबिस कॉर्पस जो किसी भी के द्वारा पिटीशन डाली जाती है तो ये पिटीशन को जो है वो स्वीकार किया जाएगा जिसमें उसे अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायालयों के फैसले को उल्ट दिया। अब देखिए, हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ और है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को उल्टते हुए कहा, सरकार की दलील को मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक के जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। अपने डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार को पूरा अधिकार है कि इमरजेंसी के टाइम में वो नागरिक से उसके जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है।
जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे भी बंद हो गए। अब देखो वो कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों का नाम दिया गया था। देखिए, हमारे जो कानून बनाए गए हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, पर यहाँ कानून जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए ना होके लोगों को मुसीबत में डालने के लिए हो गए। हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ और है और जहाँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वो कुछ और आ रहे थे। आपातकाल की प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी, मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए। मतलब जो ऐसे लीडर जो पहली बार गिरफ्तारी से बच गए वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्हें सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। अब यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ प्लीज़ उसे अंडरलाइन कर लीजिए बहुत अच्छे से। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। अब ये दो न्यूज़पेपर ऐसे थे जिन्होंने उस समय जो न्यूज़पेपर के ऊपर जो सेंसरशिप लगा दी गई थी उसका पूरी तरह से विरोध किया। आप इसे अंडरलाइन कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट दो ही न्यूज़पेपर थे। जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। यानी कि ये दो मैगजीन्स ऐसी थी जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इन्होंने सरकार के आगे झुके नहीं लेकिन बंद होना ज़्यादा मुनासिब समझा। यानी कि इन्होंने कंटिन्यूसली सरकार के अगेंस्ट में या सरकार का क्रिटिसिज्म या सरकार के गलत डिसीजन को लिखा। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़ लेटर और लीफलेट्स निकाले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम, ये अंडरलाइन कर लीजिए फिर, कन्नड़ लेखक जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित है, शिवराम करात, और पद्मश्री सम्मानित हिंदी लेखिका फणीश्वरनाथ रेणु, इसके बारे में आप हिंदी की कविताएं पढ़ चुके हो, लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी लौटा चुकी थी। यानी कि ये ऐसे कुछ राइटर थे जिन्होंने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो इन्हें सरकार से टाइटल मिले थे वो भी इन्होंने वापस लौटा दिए थे। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी के मामले में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव को, इलेक्शन को जो है वो अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकालीन के दौरान, इमरजेंसी के टाइम में ऐसा हुआ। इमरजेंसी के ही टाइम में संविधान का 42 यानी कि 42वां संशोधन पारित हुआ। आप पढ़ चुके कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों को एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को, यानी कि अब जो एमपीज़ के इलेक्शन जो थे, विधायिका के जो इलेक्शन थे वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकालीन की अवधि के भर के लिए नहीं थी, इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकालीन के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे। तो ये संविधान का 42वां संशोधन है। जब इसे आपने पढ़ चुके हो +1 क्लास में, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसमें और भी अनेक बदलाव किए गए थे। तो आज के लिए इतना ही।